हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। हम लोग आर के राजपूत के जो ऑब्जेक्टिव बुक्स थे उसका क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग 2 यूनिट स्टार्टिंग का यूनिट 1 और यूनिट 2 देख लिए थे, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क्स थ्योरम था। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर का जो सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। ट्रांसफार्मर में देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन के साथ अगर जाते तो ऑप्शन आपका ए है करंट, बी वोल्टेज, सी फ्रीक्वेंसी, डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, डेफिनेशन जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें डेफिनेशन में कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल तो है ही, साथ साथ में स्टैटिक डिवाइस है, और जो कि करंट या फिर वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि या तो वोल्टेज को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करेगा या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करेगा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे चेंज करता है। आप ये भी कहा जाता है कि यह ट्रांसफॉर्म करता है पावर को, बट कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड रहता है कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था और कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब कांस्टेंट कौन सा पैरामीटर है, तो ऑप्शन आपका सी जो है फ्रीक्वेंसी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। देखिए, जो ट्रांसफार्मर है उसमें एनर्जी जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका थ्रू कूलिंग ऑयल, बी थ्रू एयर, सी आपका बाय द फ्लक्स, डी नन ऑफ दी अबव। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो दो पर्पस के लिए, मेनली हमारा दो पर्पस के लिए होता है। या तो आप कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका थ्रू एयर। एयर के थ्रू जो है हमारा कोई किसी तरह का कोई भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। क्या होता है इसमें, जो ट्रांसफार्मर में एनर्जी कन्वे होता है, मतलब कहा जा सकता है कि एनर्जी जो है आपका ट्रांसफार्मर में, ये जो है आपका मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर है। ठीक, इसके ऊपर हमारा क्या रहता है, वाइंडिंग रहता है। ये आप देखे होंगे, ट्रांसफार्मर का पढ़े होंगे, ये ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रहता है। अब ये जो कोर है ये लैमिनेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, लैमिनेशन के फॉर्म में रहता है, और इसी से हमारा फ्लक्स लिंक करता है। जब कभी यहाँ पे हमारा सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है, और वह करंट क्या आता है, अपना एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप कर लेता है, और यह मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इधर से फ्लो करके सेकेंडरी में लिंक कर जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ से, प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर क्या हो गया हमारा कि एनर्जी जो है कन्वर्ट होगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, किसके द्वारा, बाय द फ्लक्स। ठीक, किसके द्वारा होगा, बाय द फ्लक्स। फ्लक्स के द्वारा हमारा जो है एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड। आप पढ़े होंगे कोर लॉस में, कोर लॉस टेस्ट जो होता है जिसमें कि आप हिस्ट्रेसिस लॉस मेज़र करते हैं। ठीक है, और ईडी करंट लॉस। कहने का मतलब है सीधा सीधा आप कोर लॉस मेज़र करते हैं। तो कोर लॉस जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है हिस्ट्रेसिस लॉस और दूसरा होता है ईडी करंट लॉस। ठीक, ये आप ट्रांसफार्मर जब पढ़ रहे होंगे सिंगल फेज या थर्ड फेज, दोनों में आपने पढ़ा होगा कि जो कोर लॉस होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो मेनली दो प्रकार का, हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को जो है लैमिनेशन के फॉर्म में हम क्यों रखते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर को लैमिनेशन के फॉर्म में हम लोग ईडी करंट रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका पहला, रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस, बी है रिड्यूस ईडी करंट लॉस, सी रिड्यूस कॉपर लॉस, डी रिड्यूसेस ऑल ऑफ दी एबव लॉसेस। जितना लॉसेस दिया हुआ है सभी लॉस को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो मेनली जो होता है ट्रांसफार्मर का कोर जो है लैमिनेट किया जाता है, किसके लिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए, लेमिनेशन का मतलब आपको पता है कि लेमिनेशन कैसा हो सकता है। देखिए, लेमिनेशन जो होता है आप कह सकते हैं, ये देखिए आपका कोर है, ये मान लीजिए आपका कोर है। अब इस कोर में आपका क्या होगा, बहुत सारा ऐसा ऐसा बना रहेगा आपका। ठीक है, ये जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक ब्लेड ले लीजिए और एक ब्लेड को आप स्टैक कर लीजिए, मतलब एक ब्लेड के ऊपर एक ब्लेड के ऊपर आप जमा दीजिए तो एक सॉलिड टाइप का बन जाएगा। तो उसमें एक ब्लेड जो हो गया आपका लेमिनेशन हो गया। या फिर आप इसको इस तरह से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए बुक है,
तो पूरा बुक जो आपका है वो कंप्लीट बुक या कॉपी जो भी है आपका, वो दोनों का आप कह सकते हैं कि वह कोड है। कंप्लीट बुक क्या है? कोड। और जो बुक है वह क्या है? पेजेस से बना हुआ है, तो बहुत सारे पेजेस हैं उसके अंदर, तो वह बुक जो होगा, बुक का जो पेज होगा वह क्या हो जाएगा आपका? लेमिनेशन। और बुक जो होगा वह क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग देखते हैं कि द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस बाय द लेमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो मतलब जो वाइब्रेशन होता है ट्रांसफार्मर में वह किसके कारण होता है, आपको ये चीज़ पता करना है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए कि ऑप्शन ए है टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, ऑप्शन ए क्या है? टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, ऑप्शन बी गेज ऑफ लेमिनेशन, सी साइज ऑफ लेमिनेशन। देखिए जो वाइब्रेशन होता है लेमिनेशन में कह सकते हैं, मतलब या लेमिनेशन की वजह से ट्रांसफार्मर में जो वाइब्रेशन होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का कोर बना हुआ होता है वह लेमिनेशन के फॉर्म में रहता है, और लेमिनेशन जो रहता है वह स्टैकिंग किया हुआ रहता है। ठीक, स्टैक किया हुआ रहता है, बहुत सारा लेमिनेशन को एक दूसरे के ऊपर जमाया हुआ रहता है, उसे हम लोग कोर बोलते हैं। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर जमाते हैं तो उसको क्या होगा? क्लैंप करना पड़ेगा। अगर वह क्लैंप प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, मतलब अगर ढीला रह जाएगा कह लीजिए, तो हमारा क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, मतलब लूज रह गया तो वाइब्रेशन होने का चांस रहेगा। जब आपका वर्किंग कंडीशन में ट्रांसफार्मर होगा तो उस टाइम में क्या होगा? वोल्टेज जब उस पर अप्लाई करोगे तो उसमें अगर लूज रह गया तो उसमें वाइब्रेशन हो जाएगा। ठीक, या फिर कहा जा रहा है गेज ऑफ एलिमिनेशन या साइज ऑफ एलिमिनेशन। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड मतलब कह सकते हैं आप ऐसा कि इन्वॉल्व है किसमें? मैकेनिकल वाइब्रेशन में। समझे बात को? तो इसका आंसर ए भी हो जाएगा, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, बी गेज ऑफ लेमिनेशन, सी साइज ऑफ एलिमिनेशन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सारा का सारा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर इज यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल लोड करंट। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि नो लोड करंट जो होता है ट्रांसफार्मर में यूजुअली कितना परसेंट होता है फुल लोड करंट का। तो ऑप्शन ए है 0.2 टू 0.5%, 2 to 5%, और फिर आपका 12 से 15%, 20 से 30%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी, 2 से 5%। कहने का ही मतलब है कि जो आपके जो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट होगा उसके फुल लोड करंट का मात्र 2 से 5% जो होगा नो लोड करंट होगा। क्लियर है? देखिए नो लोड करंट के बारे में आपको पता होगा, अगर आप बनाए होंगे तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि नो लोड करंट जो होता है क्या होता है। एक ग्राफ आपका नो लोड टेस्ट में आप पढ़े होंगे, उस ग्राफ में आपने ऐसा देखा होगा कि एक इस तरह सा बना रहता है आपका, ये आपका एक कंपोनेंट कह लीजिए इसमें फ्लक्स रहता है, और यहाँ पे आपका ये मतलब ये वर्किंग कंपोनेंट और ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। जब आप टेस्ट करेंगे तो जो डेटा ऑब्टेंड होता है उसमें आपका कुछ इस प्रकार से अवेलेबल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आई नोट हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है? नो लोड कंपोनेंट। क्लियर? और इसी में आप कह सकते हैं कि ये जो होता है हमारा एंगल होता है, मतलब फाई कह सकते हैं, जो कि अगर इसी को आप फाई को आप कॉस फाई लिखते हैं, कॉस फाई, तो ये हमारा क्या होगा? पावर फैक्टर। आपसे सवाल बहुत पूछा जाएगा कि जो नो लोड करंट होता है वह लीडिंग होता है या लैगिंग होता है। आप ये आपका कह सकते हैं ये V1 है आपका, ठीक है। और फिर ये क्या है? फ्लक्स। इसी में आपका जब पढ़ोगे लीडिंग लैगिंग पढ़ोगे तो इसी में आपका ये E1 हो जाता है और ये E2 हो जाता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो ये जो हो गया यहाँ पे नो लोड करंट जो होता है आपका, फुल लोड करंट का कितना? लगभग 2 से 5% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है उस चीज़ को देखिए। पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होगा ट्रांसफार्मर में, उसके पास क्या प्रॉपर्टी होगा? देखिए करंट फ्लो करने के लिए या फ्लक्स को लिंक करने के लिए हमारा क्या होगा? जैसे अब करंट की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस की बात करेंगे, और जब आप फ्लक्स की बात करेंगे तो रिलक्टेंस की बात करेंगे। तो अधिक करंट अगर फ्लो करे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? लो रेसिस्टेंस। तो अधिक फ्लक्स अगर फ्लो करने के लिए लो रिलक्टेंस चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है हाई रेसिस्टेंस, बी हाई रिलक्टेंस, सी आपका लो रेसिस्टेंस, और डी लो रिलक्टेंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पाथ होगा उसका जो आपका प्रॉपर्टी होगा क्या होगा? लो रिलक्टेंस। उसका जो रिलक्टेंस है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इंटरलिंक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन।
नो लोड टेस्ट जो किया जाता है क्यों किया जाता है? कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस फाइंड करने के लिए, इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर फाइंड करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कॉपर लॉस जो फाइंड करते हैं उसके लिए आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो। कौन सा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या फिर आप इसी को बोलते हो फुल लोड टेस्ट भी आप बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? लोड टेस्ट बोल लो, फुल लोड नहीं कर सकते, लोड टेस्ट, ठीक है। इसको फुल लोड पे रखते हैं हम लोग, लोड टेस्ट भी बोल सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड करने के लिए आप नो लोड टेस्ट करते हो। लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस, अब देखो यहाँ पे जो ये लॉसेस होगा, इस लॉसेस में आपका कौन सा लॉस आएगा? कोर लॉस आएगा, ठीक, कोर लॉस आएगा। ये कोर लॉस और मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, नो लोड ट्रांसफार्मर के नो लोड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है इसे मेज़र करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। और लास्ट है आपका इफिशियंसी। देखिए, इफिशियंसी को मतलब किसी टेस्ट के द्वारा नहीं निकाला जाता है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। बताएंगे आगे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सप्रेस्ड इन। देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग करते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, जिसको कि वीडीबी वोल्टेज टेस्ट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नथिंग बट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो तो अच्छी बात है, ठीक। तो कहा जाता है कि अधिक होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो कम कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन है 1 किलो वोल्ट, बी 33 किलो वोल्ट, सी 100 किलो वोल्ट, डी 330 किलो वोल्ट। देखो, 33 केवी से कम जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में अगर देखो, अगर मान लो कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है, ठीक, जनरली ट्रांसफार्मर के ऑयल के लिए ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, और उसी में क्या किया जाता है आपका मेज़र किया जाता है या टेस्ट परफॉर्म किया जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए। ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं उसको, बीडीबी टेस्ट बोलते हैं ऑयल के टेस्ट को। तो मिनिमम जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 33 केवी होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 33 केवी से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो मतलब डेटा आपको 33 केवी दिया हुआ, ये डेटा आपको BIS के द्वारा दिया हुआ है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप उस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 9, संपनर टेस्ट। देखो, संपनर टेस्ट जनरली जो होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है। इसी को आप बोलते हो हीट रन टेस्ट भी बोलते हैं। जो फैक्ट्री वगैरह जो होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वहाँ पे जो है उसको हीट रन टेस्ट भी बोला जाता है। तो संपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका टेम्परेचर, बी स्ट्रे लॉसेस, सी ऑल डे इफिशियंसी और डी नन ऑफ द अबव। देखो, संपनर टेस्ट जनरली किसके लिए किया जाता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द परमिजिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ अ CRGO या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अराउंड। तो जो फ्लक्स डेंसिटी CRGO के लिए होता है वह कितना होता है? तो ऑप्शन ए है आपका 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी 2.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी 3.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर और डी 4.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सब देखिए मतलब BIS के द्वारा फिक्स किया हुआ है कि CRGO अगर यूज़ करेंगे तो उसका जो फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखिए ध्यान रखने के लिए क्या क्या है वो ध्यान रखिए। पहले तो आप एक ये चीज़ याद रखिए, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। यहाँ पे आपको पूछेगा कि CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है। CRGO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। आप पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर सेक्शन में कि ग्रेनिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। ये सब एक प्रोसेस है और इतने प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है सिलिकॉन स्टील को, फिर जाके क्या बनता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन। ठंडा किया जाता है, फिर उसको रोल्ड किया जाता है, फिर उसको ग्रेनिंग किया जाता है, फिर ओरिएंट किया जाता है। ये चारों के चारों एक प्रोसेस है, समझे बात को? ये चारों के चारों क्या है? एक प्रोसेस है। और फिर जाके सिलिकॉन स्टील को फिर बनाया जाता है CRGO। CRGO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम
ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी मैक्सिमम कब होगा? अब याद कीजिए कि जब पढ़े होंगे मैक्सिमम इफ़िशियंसी का कंडीशन, तो ट्रांसफार्मर के लिए या मोटर जनरेटर के लिए भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। सबका कंडीशन है कि कब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम होगा, तो कॉपर लॉस जब बराबर हो जाएगा आयरन लॉस का, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट लॉस जब बराबर हो जाएगा किसके, वेरिएबल लॉस के, तब हमारा क्या होगा, इफ़िशियंसी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका कॉपर लॉस इक्वल टू हिस्ट्रेसिस लॉस, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी हिस्ट्रेसिस लॉस इक्वल टू ईडी करंट लॉस, बिल्कुल भी नहीं। सी ईडी करंट लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, और डी कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान दीजिए। देखिए जब आप डेरिवेशन है इस सब का और डेरिवेट करने लगेंगे तो फिर पता चलेगा पूरा का पूरा लेक्चर इसी में चला गया, तो फिर पूरा ऑब्जेक्टिव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। तो ये सब डेरिवेशन एक बार आप देखिएगा, आपको याद आ जाएगा, ये सब पॉइंट उसको मार्क करके रखिएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वह क्या होता है? लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय about 75 degree, leads the voltage by about 75 degree, lags behind the voltage by about 15 degree और leads behind the voltage by about 15 degree। पहला चीज़ तो ध्यान में रखिएगा कि जब कभी हमारा नो लोड करंट होगा वो लैगिंग ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, ध्यान दीजिएगा, खास करके नो लोड के कंडीशन में। देखो एक आपको मैंने बना के आपको बताया था कि किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था कुछ देर पहले, कुछ इस प्रकार से बताया था आपको कि ये हमारा एक फ्लक्स हो जाता है जिसको कि आप इसमें बोलते हो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी इसको बोलते हो, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज होता है और इसी को आप बोलते हो क्या, वर्किंग कंपोनेंट भी बोलते हो। समझ में आएगा? अब इसी में क्या होता है, जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, आई नॉट, यही होता है नो लोड करंट। ये नो लोड करंट देखो यहाँ वोल्टेज आगे है, ठीक, और ये नो लोड करंट है, तो नो लोड करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और ये एंगल जो होता है कितना होता है, 75 डिग्री। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा हुआ है कि नो लोड करंट जो होता है लैग करता है किससे, वोल्टेज से, ठीक है, बाय 75 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। तो नो लोड करंट क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से बाय अबाउट 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आयरन कोर प्रोवाइड क्यों किया जाता है, या आयरन कोर प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए में आइए, प्रोवाइड सपोर्टिंग टू बाइंडिंग, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। रिड्यूस हिस्ट्रेसिस लॉस, ट्रांसफर आयरन कोर से मतलब जो है हिस्ट्रेसिस लॉस नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं। डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक पाथ, सी रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। मैग्नेटिक पाथ का जो रिलक्टेंस है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का कौन सा पार्ट नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ट्रांसफार्मर अगर जानते होंगे या ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो उस ट्रांसफार्मर में आपको मैं एक आइडिया, रफली आइडिया देता हूँ। ये देखिए आपका टैंक हो गया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सिंबल आपका रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का सिंबल रहेगा यहाँ पे। ये हमारा क्या होता है, कंजर्वेटर, और यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये ब्रीदिंग रहता है, ठीक, ये ब्रीदिंग, और यहाँ पे आपका रेडिएटर लगा हुआ रहता है कुछ ऐसा, और यहाँ से आप कुछ इस तरह से आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। तो ध्यान दीजिए, अलग अलग नाम बोल दिए, इसका क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लोजन वेंट। यहाँ पे लगा रहेगा क्या, रेडिएटर, ये क्या हो गया, ब्रीदर, ये क्या हो गया, कंजर्वेटर। इसी के बीच में हमारा एक और रहता है यहाँ पे ऐसे बुकॉल्स रिले। कभी आप देखिएगा जाके ट्रांसफार्मर, आपको देखने का मौका मिले ना, मतलब खास करके सब स्टेशन वगैरह का, या फिर जो हैवी ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर, बड़े साइज का, तो उसको कभी आप देखिएगा। जब उसको देखिएगा ना तो ये सारा कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। तो देखिए ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन में क्या नहीं होता है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो कंजर्वेटर होता है, बिल्कुल होता है। कंजर्वेटर में तक जो है ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है। जब कभी टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो ऑयल क्या करता है, एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जब वर्किंग कंडीशन में होता है ट्रांसफार्मर, तो वर्किंग कंडीशन के दौरान आप कह सकते हो कि कंजर्वेटर जो होता है वहाँ तक ऑयल फिल रहता है, कंप्लीट फिल नहीं, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम जो होता है कंजर्वेटर भरा हुआ होता है। कंजर्वेटर का जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/3 आपका ऑयल भरा हुआ रहेगा।
जब कभी लोड अधिक होता है तो जो ऑयल होता है वह एक्सपेंड करता है तो ऑयल कंजर्वेटर में जो खाली जगह होता है वहाँ पे भर जाता है, मतलब पूरा तो नहीं भर पाता लेकिन भरता है, ठीक है, जगह वहाँ मिलता है वहाँ तक चला जाता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर से वापस अपने स्थान पे पहुँच जाता है, जहाँ ऑयल था जितना लेवल था वहाँ तक पहुँच गया। ब्रीदर जो होता है बाहर में जो भी एयर में मॉइस्चर है वह अंदर नहीं जाने देता, उसको रोकता है। ब्रीदर में है आपका क्या यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल, ठीक, क्या यूज़ किया जाता है, सिलिका जेल। अब सिलिका जेल से आपको देखिए एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर सिलिका जेल मतलब गुड क्वालिटी का सिलिका जेल है तो उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर होता है क्या, ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर ख़राब हो जाता है या उसमें पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका जेल तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक या गुलाबी कह सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हमारा या कह सकते हैं जो ब्रीदर में सिलिका जेल होता है अगर वह कंप्लीटली मॉइस्चर ऑब्जॉर्व किए हुए तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक। और फिर अगर मान लीजिए कि वह गुड अभी स्टार्ट है उसमें मॉइस्चर अभी एब्जॉर्व नहीं हुआ है तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू। देखो सिलिका जेल में क्या बोलते हैं उसको हीट करके या उससे मॉइस्चर निकाल के, जैसे ही सिलिका जेल से मॉइस्चर निकाल दोगे तो फिर वो अपने कलर में चला जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है बुकॉल्ज रिले। बुकॉल्ज रिले जो होता है इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है ट्रांसफार्मर में। तो ये तीनों तो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, और जो लास्ट है डी एक्साइटर, तो एक्साइटर जो होता है ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ठीक, एक्साइटर क्या होता है ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ये जो होता है आपका सिंक्रोनस में यूज होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एक्साइटर ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उस टाइम में आप कौन सा एंड शॉर्ट करते हो। देखिए शॉर्ट सर्किट जब आप करते हो टेस्ट तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए क्या होगा, ये मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर का कोड है, अब इसके ऊपर क्या है, वाइंडिंग है आपका किया हुआ, और इसके ऊपर भी हमारा क्या है, वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या, मान लेते हैं कि ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो गया। अब प्राइमरी एच भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, या सेकेंडरी एल भी हो सकता है और एच भी हो सकता है। तो जनरली क्या किया जाता है कि इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज के साइड से सप्लाई को अप्लाई किया जाता है, मतलब सप्लाई दिया जाता है, और जो लो वोल्टेज साइड होता है उसको क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो लो वोल्टेज साइड में क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक। शॉर्ट करने का मतलब कि इसका जो एंड है आपका ये दोनों, इसको एक कॉपर स्ट्रिप से क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, और इसके क्रॉस करंट मेजर किया जाता है। ये टेस्ट हमारा परफॉर्म किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, या फिर आप कर सकते हैं किसके लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर लोड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होगा, लो वोल्टेज साइड, चूंकि लो वोल्टेज साइड में अधिक करंट होता है, मैक्सिमम करंट होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका हाई वोल्टेज साइड, बी लो वोल्टेज साइड, सी प्राइमरी साइड, डी सेकेंडरी साइड। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा किसका होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ध्यान दो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को तो आप यूज ही मत करो, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग एच भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, और एल भी सेकेंडरी वाइंडिंग भी एल भी या एच भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज साइड की। देखो हाई वोल्टेज साइड अगर यूज करोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई वोल्टेज के साइड में हमारा करंट क्या रहेगा, लो, करंट क्या रहेगा, लो, चूंकि एट कांस्टेंट पावर हमारा करंट क्या हो जाता है, वोल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बोलिए कैसे, अगर मान लेते हैं P बराबर वी आई है तो इसको आप कांस्टेंट कर दीजिए, तो आई हमारा क्या हो गया 1/v, मतलब अगर वोल्टेज हाई है तो करंट क्या होगा, लो, क्लियर है। और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L/A। अगर करंट कम है तो रेसिस्टेंस क्या रहा होगा, ज़्यादा, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहा होगा, कम। तो यहाँ से आता है वोल्टेज अगर हाई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, कम। वोल्टेज हाई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप एक पॉइंट पे, ठीक है, ये आपको काफ़ी काम देगा आगे। वोल्टेज अगर हाई है, करंट हमारा कम, रेसिस्टेंस हमारा ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम। अगर वोल्टेज हम वापस बोलें इसको लो है तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, रेसिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ज़्यादा। तो हमको क्या पता चला, जो लो वोल्टेज साइड होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो अब यहाँ ऑप्शन से आ जाइए, ऑप्शन में देखिए जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, तो लो वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज और करंट के लेवल को चेंज करता है, लेकिन पावर को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म, और फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपके पास, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सप्लाई बिकॉज। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डीसी सप्लाई अगर आप ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफार्मर जो है जब आप उसमें डीसी सप्लाई देंगे तो वह वोल्टेज को हाई या लो नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है आपका, देयर इज नो नीड टू चेंज द डीसी वोल्टेज, डीसी करंट सर्किट हैज मोर लॉसेस, Faraday's law of electromagnetic induction are not valid since the rate of change of flux is zero। ठीक, देखिए फैराडेज का जो लॉ था उसमें कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वोल्टेज का लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। फैराडेज के लॉ के हिसाब से जो होता है, और ये जो जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा तो फिर हमारा फैराडेज लॉ वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, इस चीज़ को समझिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ करने का मतलब डी फाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो फिर यहाँ पे फैराडेज लॉ आपका मतलब वर्क नहीं करेगा। ठीक, और आप जानते हो कि फैराडेज के लॉ पे भी हमारा वर्क करता है ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। प्राइमरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का क्या हो सकता है, इज ऑलवेज ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, कोई ज़रूरी नहीं है, आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी होगा। फिर कहता है इज ऑलवेज ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कोई ज़रूरी नहीं है, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी होगा। कुड आइदर बी ए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये हाई वोल्टेज भी हो सकता है या लो वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकता है। इसी में आपको फिर से पूछ दे सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो सेम आंसर हो जाएगा, कुड आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न सबसे ज़्यादा किस में होगा, समझ में आई बात, तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न किस में होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, या फिर प्राइमरी वाइंडिंग में, या सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक, तो आपका देखिए इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो से आप बना सकते हो। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो क्या है, N2 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई E1 इक्वल टू I1 बाई I2, यही है ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसमें से निकाल लीजिए, कहता है कि किसमें से नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, किसमें से नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। देखिए I1 और I2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से भी आप निकाल सकते हो इसको। हाई वोल्टेज वाइंडिंग और जो सेकेंड लो वोल्टेज वाइंडिंग है, दोनों में हमने क्या बोला था कि आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से आपका क्या पता चल रहा है कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N2। ठीक है, मतलब अगर E2 ज़्यादा है तो N2 भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। N2 क्या मतलब नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी का, और E2 क्या सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब इसी में बात करें कि E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, E1 हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 हो जाएगा। अब E1 ज़्यादा तो N1 भी ज़्यादा। तो अब देखिए E2 हमारा जनरली क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज है, या N2, तो सीधा हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हाई वोल्टेज जो होगा, जो जिधर हाई वोल्टेज होगा उधर ही नंबर ऑफ टर्न भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिधर लो वोल्टेज होगा उधर ही नंबर ऑफ टर्न हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो जिधर ज़्यादा वोल्टेज उधर ज़्यादा टर्न। तो आंसर करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, बी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका बहुत बार पूछा हुआ है कि इफिशियंसी जो होता है पावर ट्रांसफार्मर का किस ऑर्डर में होगा, तो 98% होगा। ठीक, 98%, इसी में हाँ 98% हो जाएगा। इसी में आपको पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का भी, तो वो भी आगे क्वेश्चन है, अबाउट 75% होता है उसका। इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस आर। देखो इसमें सीधा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लॉसेस है कि वो लॉसेस आपका लोड चेंजेस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो नो लोड टेस्ट जब आप करते हो तो उसमें किसी प्रकार का लोड चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो लोड टेस्ट जो होता है उसमें लोड अप्लाई ही नहीं करते हो, तो वह जो है उसमें कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा हमारा कोर लॉस पे। मतलब कहने का ये हुआ कि जब आप लोड टेस्ट करोगे, फुल लोड दोगे, तो उसी में तो कुछ चेंजेस हो सकता है, जो उसका फैक्टर होगा वो चेंज होगा। लेकिन जब नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसमें तो लोड आप देते ही नहीं, तो लोड चेंज हो चाहे नहीं, जब दिए ही नहीं हो तो चेंज होने से क्या मतलब है। तो सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं कि नो लोड में जो भी कंपोनेंट होगा वही हमारा डिपेंड कर मतलब
आंसर होगा, या जो नो लोड कंपोनेंट होगा, ठीक, या लॉसेज होगा नो लोड टेस्ट में, वह लोड पे चेंज होने पे हमारा डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए देखिए, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। देखिए फ्रिक्शन लॉसेस तो होता नहीं है ट्रांसफार्मर में, किसी तरह का कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं, तो फ्रिक्शन लॉस का भी कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर है कॉपर लॉस। देखो कॉपर लॉस हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में करते हैं, शॉर्ट सर्किट करने के लिए आपको लोड का यूज़ करना पड़ेगा, तो लोड चेंज होने से कॉपर लॉस चेंज होगा। सी है आपका हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस। देखो हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस जो है कोर लॉस का प्रकार है, कोर लॉस का प्रकार है। अब कोर लॉस जो है नो लोड टेस्ट में फाइंड किया जाता है, और हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोड चेंज होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर को कूल करने का कॉमन मेथड क्या है? तो नेचुरल एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग, एनी ऑफ द अबव। देखो आंसर जो है कॉमन पूछ रहा है, लेकिन ये तीनों प्रकार जो है आपका ट्रांसफार्मर का ही है। ट्रांसफार्मर में एयर कूलिंग के प्रकार हैं, नेचुरल एयर कूलिंग भी होता है, या एयर ब्लास्ट कूलिंग होता है, या ऑयल कूलिंग। तो बड़ा ट्रांसफार्मर जो रहता है, मान लो कि 5 kVA 10 kVA, तो उसमें ऑयल कूलिंग होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रहता है, ठीक। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक में आप यूज़ करते हो 5 kVA का या 7 kVA का ट्रांसफार्मर आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो उसमें जो होता है वह एयर कूलिंग होता है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑयल वगैरह डालने का। जो नेचुरल एयर होता है वही उसको कूल करते रहेगा, ठंडा करते रहेगा। एयर ब्लास्ट होता है कि रेडिएटर पे पंखा लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि अधिक हीटिंग हो, तो आपका वहाँ पे रेडिएटर से ऑयल जो होता है सर्कुलेट होता रहता है। आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से जो होता है ऑयल ठंडा रहता है, मतलब पंखा चला के उसको ठंडा किया जाता है। तो कॉमन मेथड जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, ऑयल कूलिंग। जनरली जो होता है ऑयल कूलिंग ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑयल कूलिंग। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, द नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ अबाउट। नो लोड करंट आपका ट्रांसफार्मर में लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज से लैग करता है कितना, याद कीजिए, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये, 75 डिग्री, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। जो रूटीन एफिशिएंसी होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो जो रूटीन एफिशिएंसी होता है वो आपका पावर फैक्टर ऑफ द लोड और फिर लोड करंट पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। सो बोथ और करेक्ट हो जाएगा 25, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।